वंदे मातरम मित्रों। आज चर्चा में मैं कोविड-19 और वर्तमान परिदृश्य के साथ उससे उपजी हुई समस्याओं पर चर्चा करूंगा। उन चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए भारतीय परिदृश्य के संबंध में यह चर्चा हम करें, लेकिन उससे पहले हमें तत्कालिक प्रभाव के रूप में बातचीत करनी होगी। ये जो एकदम से समस्या हमारे सामने आई है, लोग इसको क्राइसिस सिचुएशन कहते हैं। इस विपरीत परिस्थिति में पर्यटन व्यवसाय उद्योग के रूप में जो एक कार्य कर रहा था वो पूरी तरह से मृतप्राय है। इसीलिए इसको लोगों ने मदर ऑफ क्राइसिस कहना शुरू किया है। साथियों, वास्तविकता तो यह है कि अभी हम इस क्राइसिस सिचुएशन के मध्य में हैं और यह नहीं मालूम कि यह कब पूर्ण होगी। कहने का आशय यह है कि मैं नकारात्मक नहीं हूँ, लेकिन मैं वास्तविकता में भी विश्वास करता हूँ। देश में ही नहीं अपितु विश्व में पर्यटन उद्योग को एक सर्वप्रमुख और सबसे बड़ा उद्योग के रूप में मान्यता दी गई है। इसको मैं उद्योग नहीं कहना चाहूँगा, इसको एक समाज कहना चाहूँगा, पर्यटन समाज। क्योंकि जो इकोसिस्टम है पर्यटन का, जो पूरा एक परिवार है, यदि हम उसकी कल्पना करें तो फुटपाथ पे दुकानदार जो बैठा है, जो दुकान चीज़ें बेचने वाला से लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO कंपनी का, ये सारा एक लंबी चेन है जो सप्लाई चेन है, जिसके बीच में तमाम लोग मौजूद हैं। वे सब के सब प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। साथियों, टूरिज्म इंडस्ट्री, पर्यटन व्यवसाय बहुत ही संवेदनशील है। हमने कई बार देखा कि यदि कश्मीर में कुछ समस्या है तो विदेश में बैठा हुआ मेरा मित्र वो भारत नहीं आना चाहता, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम कि कश्मीर और दिल्ली में कितनी दूरी है। उसके लिए भारत माने संपूर्ण भारत। यही बात अन्य देशों के संबंध में भी है। इसको हम फर्जाइल इंडस्ट्री भी बोलते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हमें अभी संयम बरतना होगा, हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी होगी। साथियों, हर एक देश में शिक्षाविद, थिंक टैंक, विचारकों के रूप में जाने जाते हैं। उसी दायित्व बोध के अनुरूप मैं अपनी बात को यहाँ रख रहा हूँ। साथियों, ये कोविड-19 के प्रमुख रूप से 4 प्रभाव पड़े हैं। पहला, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी, और लोगों के व्यवहार में एक बहुत बड़ा अंतर आया है, परिवर्तन आया है। दूसरा, जब हम सामाजिक व्यवहार की बात करते हैं तो एक सामाजिक चेंजेस भी आए हैं। आर्थिक समस्याओं की तो बात ना करूं तो ही अच्छा है। इस समय लॉकडाउन में बैठे हुए हमें मालूम है कि चाहे वो वायु यातायात हो, परिवहन का, सड़क परिवहन हो, जल परिवहन हो, रेल हो, सब कुछ बंद है। और ऐसे समय में इसका प्रभाव सांस्कृतिक स्तर पर भी पड़ा है। साथियों, वास्तविकता तो यह है कि जब हम इसको संपूर्ण उद्योग को या व्यवसाय को देखते हैं तो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, पिरामिड के जो नीचे का हिस्सा है, उसको हम भूल जाते हैं। हम केवल पिरामिड की बात करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 75% से अधिक जो लोग हैं काम कर रहे हैं इस उद्योग में, उनकी तनख्वाहें 15,000 के अंदर हैं प्रति माह। ऐसे लोगों को किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति होगी, किस तरह से उनका जीवन यापन होगा, यह एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। ये इंडस्ट्री SMEs, सूक्ष्म एवं मध्यम वर्गीय जो उद्योग हैं, उनसे भरी हुई है। रादर वो डोमिनेट करते हैं। सूक्ष्म पर मैंने विशेष बल इसलिए दिया कि यदि ये वो कंपनीज़ हैं
ये वो प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले लोग हैं। यदि इनको तनख्वाहें नहीं मिली, इनको प्रॉफिट नहीं मिला, इनको लाभ नहीं हुआ तो तनख्वाहें नहीं बटेंगी, और इस कारण से इनके सर्वाइवल का, इनके जीवन का एक बहुत बड़ा इनके जीवन पे अहम चिन्ह लगेगा। जीवन का मतलब यदि मैं इस तरह से समझाऊं कि इनके सर्वाइवल की जो बात है वह भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, जहाँ तक पर्यटन से जुड़ी हुई संस्थानों का बात है, संगठनों की बात है, जैसे चाहे आयाटो की बात करें, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टाफे, फेथ, ये इस तरह की कई ऑर्गेनाइजेशन है। बल्कि सीआईआई और एसोचैम ने भी इस बात को उद्धृत किया है कुछ पिछले दिनों में कि बहुत बड़ा कैंसलेशन हुआ है यात्राओं का, और उस कैंसलेशन में जो धनराशि है वह उन विभिन्न वायुयान कंपनियों के पास है, या होटलों की बुकिंग का एडवांस दिया हुआ है पर ट्रैवल एजेंट्स ने और टूर ऑपरेटर ने, जिनको वापसी मिलना सामान्य रूप में संभव नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का परिपालन सबको करना पड़ता है। और ऐसे समय में कैश फ्लो, जो नकद लिक्विडिटी की बात है, वो बहुत बड़ी समस्या रहेगी। क्या वो डेटर्स, देनदार जिंदा रह पाएंगे कि नहीं? सीआईआई ने अपनी एक परिकल्पना में और अपनी बात में ये रखा है कि 6,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी यदि लोगों को वेतन देना होगा पहले तिमाही में। मुझे नहीं लगता कि 6,000 करोड़ भी पर्याप्त होगा। साथियों, हमारे देश में जो एक परंपरागत बाजार था जहां से विदेशी पर्यटक बहुत आते थे, जिसमें चाहे हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, इनबाउंड टूरिज्म पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, और हो गया है वास्तव में। हाँ, ऐसे समय में वे लोग जो विदेश में हैं, जिनके परिवार भारत में हैं, जिसको हम विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कहते हैं, वो जरूर आएगा। एनआरआई भी इसी कैटेगरी में है। स्थिति ऐसी हो गई है जैसे दिल्ली मेट्रो चलती है या बम्बई की लोकल ट्रेन होती है, हमको सभी को एडजस्ट करना पड़ेगा। हम केवल कुछ लोगों की बात नहीं कर सकते, कुछ व्यवसाय की बात नहीं कर सकते। जहाँ तक हवाई यात्रा की बात करें, एयरलाइंस उद्योग की बात करें, वहाँ लिक्विडिटी, नकदी द्रवीकरण बड़ी समस्या है। UNWTO, वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवल काउंसिल, जो मैड्रिड में है, UNWTO, उन्होंने अपनी बात में भी कहा है कि अभी हम वर्तमान में रुक के चलें, हम घर में रहें और देखें और भविष्य में यात्रा करें। मिटिगेशन और रिजोल्यूशन की बात की है, वे WHO के साथ कार्य कर रहे हैं। मित्रों, ऐसे विपरीत समय में, ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें काम करना होगा। पर्यटन उद्योग को समझना होगा। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा समय है जिसमें हमें सोचकर आगे बढ़ना होगा। यात्रा मानव की प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। यात्रा मानव की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। एक अपॉर्चुनिटी हमारे को मिली है, वो ये है कि चीन जैसा देश, जो कि इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिज्म में एक अपना अहम स्थान रखता था, आज उसका टूटना तय है जब हम इनबाउंड या आउटबाउंड की बात करें। तो ऐसे समय में हम भारतीय पर्यटन कैसे एग्रेसिव मार्केटिंग के द्वारा यह प्रयास कर सकता है कि जब भी यह समस्या समाप्त हो, उसके आने वाले समय में हम लोगों को इस देश में आकर्षित कर सकें। इसके लिए एग्रेसिव मार्केटिंग चाहिए होगी। लोग इको टूरिज्म स्थल पर जाना चाहेंगे। हमारे देश का मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, आयुर्वेदा, ये सब बढ़ेंगे। शुरुआत में दिन की ट्रैवल होंगे, एक दिवसीय ट्रैवल होंगे, सप्ताहांत पर्यटन होंगे जिसको हम वीकेंडीज बोलते हैं। व्यावसायिक पर्यटन स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे आएगा। हमको नए मार्केट भी तलाशने होंगे, लेकिन हमें निराशावादी नहीं होना है, हमें आशावादी होना है। हमें अपने
भगवान राम और हनुमान पर भरोसा रखना है, हमें जीसस क्राइस्ट पे भरोसा रखना है, हमें अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है। वह सुखद घड़ी प्रभु दोबारा इस देश को लौटाएंगे और कदाचित यह सत्य ही होगा कि यह देश सोने की चिड़िया स्थापित होने में और विश्वगुरु होने में, एक विश्वगुरु के रूप में स्थापित होने में अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।